हेलो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कोशिका पार्ट 1 होगा, जो कि इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि रेलवे 2025 में आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, जेई 2025, CBT2 और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली क्लास। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्या? कोशिका। कोशिका में हम सभी पढ़ेंगे कोशिका। सबसे पहले देखेंगे कोशिका की परिभाषा क्या होती है। कोशिका की परिभाषा हो जाती है, कोशिकाओं को शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाओं को शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगर बात करें कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कौन? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक ने। इन्हें ही कोशिका के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के पितामह यानी कि कोशिका के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और इन्होंने कब खोज की थी? 1665 में कोशिका की खोज की थी, जिसे ध्यान में रखना है। फिर जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो पेड़ की छाल से की थी। ये इंपॉर्टेंट रहता है, किसकी छाल से? पेड़ की छाल से। इसे मृत कोशिका के नाम से भी जाने जाता है, मृत कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या हुआ? कोशिका को शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 में। किससे की? पेड़ की छाल से, जिसे मृत कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अगर यही पूछे आपसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? बताइएगा। पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल और यूरिया। तो कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो आपका क्लोरोफिल हो जाता है। क्या? क्लोरोफिल पौधों में पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताइएगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है माल्टोज, दूसरा सेलुलोज, तीसरा सुक्रोज और ऑप्शन डी लैक्टोज हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्या? सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को हम सेलुलोज कहते हैं। क्या? सेलुलोज कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? बताइएगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पशु कोशिका में पाया जाता है कि नहीं? बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर ऑफ हाउस कहते हैं, पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्म पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं। जब क्या? क्लोरोप्लास्ट। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? आइए बात करते हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है यह पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण से पौधों के कुछ भाग हुआ पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। क्या मनुष्य भी या जंतु भी हरे होते हैं? क्या नहीं होते ना? तो यही कारण है क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ये पर्णहरिम यानी कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें पौधों में पाया जाता है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। इसे भी ध्यान रखना है। फिर चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछा आपसे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? बताइएगा। कोई एक पशु, उसके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? जो कि 4 ऑप्शन दिए गए आपका, ओस्टेसाइड्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर और लिम्फ कोशिका। बताइएगा। इसमें भी ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्या? न्यूरॉन।
पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? क्या? न्यूरॉन हो जाता है भाई। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाता है। आइए फिर देखते हैं, जानवर के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र में उत्तेजनी कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना, विश्लेषण करना। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता, जो कि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, जिससे इसके नष्ट हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर मस्तिष्क में चोट लगती है तो तुरंत डेथ हो जाती है। यही कारण है कि कोशिका का निर्माण फिर से नहीं होता है, और यही तंत्र क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण आपातकाल मृत्यु हो जाती है। आपातकाल मृत्यु हो जाती है, जिसे ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आपका मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और सबसे बड़ी कोशिका के नाम पूछे अगर आपसे, पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका के नाम पूछे तो न्यूरॉन हो जाता है। कौन सा? न्यूरॉन हो जाता है। चलिए फिर पूछा आपको, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु में लागू होता है, शैवाल में लागू होता है, कवक में लागू होता है, लेकिन विषाणु में लागू नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। अगर पूछे कौन दिया था तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, जो कि विषाणु और राइबोस पर नहीं लागू होते हैं, जो कि विषाणु और वायराइड, एक विषाणु हो गया और एक वायराइड जो कि दो पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, जबकि स्लाइडेन वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और स्वान जंतु विज्ञान से संबंधित है। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा फिर, कोशिका प्रकार क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताएगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जीवद्रव्य केंद्रिका, सूत्रकणिका और केंद्रक, जिसमें आपका ऑप्शन डी सही है। क्या? केंद्रक। क्या हो जाता है? केंद्रक हो जाता है। कोशिका प्रकार क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है, जबकि कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन का एक विविधता के साथ एक लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है, जो कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरचित होते हैं। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं के प्रति गतिविधि को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र होता है। हो रहा है। हो गया? इसे भी पढ़ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिए। आए फिर अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? बताइएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। क्या? नाभिक। किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? नाभिक होता है। एक बात और, कोशिकाओं के यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? टिश्यू का निर्माण करता है। किसे? यानी कि ऊतक का। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक। आइए देख लेते हैं, नाभिक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका में क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, जो कि पहले बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? ये आपका हो जाता है क्या? राइबोसोम। कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। किसे? ऑप्शन डी सही है। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के
कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसकी? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री अगर आपसे पूछे कौन होता है तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है और यह सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जंतु की कोशिकाओं की मुख्यतः इसकी खोज 1955 में डी डूबे ने की थी। किसकी खोज? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 1955 में डी डूबे ने की थी। कौन? डी डूबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य हो कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण से आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। हम लाइसोसोम की क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। शरीर की आत्महत्या की थैली या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपका लाइसोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, बताइएगा। जीवन की मूलभूत क्या? आपका ऑप्शन ही सही है। कोशिका। ऊतक क्या होता है बता दें। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके बाद ऊतकों के समूह को क्या कहा जाते हैं? तो अंग। अगर बात करें आपसे ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं तो आपका अंग हो जाता है। और अंग के समूह को क्या कह देते हैं? शरीर या अंग तंत्र कह देते हैं या शरीर कह देते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न की आइए देख लेते हैं पहले इसके बारे में कुछ और। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, जिसकी खोज 1600 में रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। रॉबर्ट बॉर्ड ने सन 1931 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। 1831 ईस्वी में कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन आपका बी एंथोसाइनिन के कारण होता है। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक जो है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबरी आदि में पाया जाता है। इन्हीं के कारण एंथोसाइनिन के कारण ही जामुनी कलर का प्याज, भूरिया लाल कलर अनार, लाल कलर अंगूर आपका इन्हीं एंथोसाइनिन के कारण ही इसमें रंग पाया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्या? एंथोसाइनिन। चलिए फिर शरीर में चोट लगने की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन दिया है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्री सूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका आपका हमारे समझ से हो जाता है ऑप्शन ए केवल समसूत्रण ही होगा। शरीर में चोट लगने की उसकी मरम्मत के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए सही होगा। क्या हो जाए? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण ही हो जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। समसूत्रण विभाजन को ही हम परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में होता है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन अगर पूछे शरीर के किस कोशिका में होता है तो कायिक कोशिका में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका को निर्माण करती है। मातृ कोशिका विभाजित होकर दो
संतत कोशिका में 2 संतत कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम समसूत्रण विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, बताइएगा। तो इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए ब्लूप्रिंट के अपने में ही समाहित रखता है। डीएनए ब्लूप्रिंट जो कि कोशिका में ही पाया जाता है, नाभिक में समाहित होता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव जो घटक होते हैं उनको अपने ही अंदर समाहित रखा है। कौन सा? नाभिक, जिसे हम मास्टर कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं कोशिका की दूसरे पार्ट में, जो कि क्लास नंबर 5 में होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।